मेरी आंख डीनू के जगाने पर खुली थी। उसने धीमी आवाज में सरगोशी की, खतरा है। स्नाइपर का दिमाग आम आदमी से मुख्तलिफ होता है। जागते साथ उसे माहौल का इदराक हो जाता है और ऐसा मुसलसल मशकों से होता है कि आंख खुलते ही इंसान हवास बाख्ता ना हो जाए। मैंने फौरन डीनू से मोबाइल लेकर बुझा दिया था। दरवाजे पर खड़पड़ हुई। मेरा ख्याल मालिक मकान की तरफ पलटा, मगर दबे कदमों की चाप और हल्की सरगोशियां मेरे अंदाजे को झुटला रही थी। अचानक ही कमरा तेज रोशनी में नहा गया। किसी ने मेन स्विच ऑन किया था। यकीनन घर वालों ने जाते वक्त हर कमरे की रोशनी बुझाने की बजाय सिर्फ मेन स्विच से बिजली मुनक़ते की थी, जो बटन के दबते ही बहाल हो गई। रोशनी होते ही दरवाजे को ठोकर मार कर खोला गया। चुस्त लिबास पहने हुए दो अफराद हथियार ताने दंदनाते हुए अंदर घुसे। उन्होंने इंसास राइफलें पकड़ी हुई थी, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इंसास की 5.56 mm राइफल एक अच्छी राइफल है। उसका रिसीवर और पिस्टल ग्रिप क्लैशनकोफ जैसा है। मैगजीन शफाफ प्लास्टिक की बनी है और उसमें 22 गोलियां आती हैं। खुदकार हथियारों को जब ब्रस्ट पर फायर किया जाए तो फायरर की उंगली के दबाव से गोलियों की बौछार निकलती है, यानी जितनी देर ट्रिगर दबा कर रखा जाए उतना लंबा ब्रस्ट फायर होता है। और यूं उमूमन अच्छे फायरर भी लंबे ब्रस्ट फायर कर बैठते हैं, जो कि गोलियों के ज़िया के साथ हदफ को भी फायरर की मर्जी के खिलाफ ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन इंसास की एक खुसूसियत ये भी है कि सिलेक्टिव मैकेनिज्म के जरिए सिंगल शॉट और 3 राउंड के छट्टे फायर किए जा सकते हैं। करख्त लहजे में पुकारा गया, हाथ ऊपर। मगर डीनू स्प्रिंग की तरह उछला। उसकी भरपूर ठोकर दाएं वाले की छाती में लगी। वो दरवाजे से बाहर जाकर गिरा। दूसरे ने राइफल डीनू की तरफ घुमाई, लेकिन इससे पहले मैं ट्रिगर दबा चुका था। वो वक्त खतरा मोल लेने का नहीं था कि मैं उसे जख्मी करने का सोचता। तभी वॉल्थर P22 की गोली उसके कान से 1 इंच ऊपर खोपड़ी में घुसी। वो मरी हुई छिपकली की तरह नीचे गिरा। डीनू फर्श पर लोट लगाते हुए दरवाजे से गुजरा और उठने की कोशिश करते हुए दुश्मन पर जा पड़ा। सर की भरपूर टक्कर छाती में रसीद करते हुए डीनू ने उसके हथियार पर हाथ डाला। वो कूल्हों के बल नीचे गिरा था, लेकिन डीनू से एक गलती हो गई थी कि वो तेजी में दुरुस्ती भूल गया था। हमला करने वाले सिर्फ 2 नहीं थे। कमांडोज उमूमन कमरों पर धावा बोलते वक्त 4 की तादाद में हमला करते हैं। एक कमांडो को ये उसूल नहीं भूलना चाहिए था, और मैदान जंग में जरा सी गलती गुंजाइश का मौका छीन लिया करती है। डीनू इंसास राइफल छीनते ही पीठ के बल फर्श पर गिरा और दीवार के साथ खड़े दुश्मन पर फायर खोल दिया। इसका साफ मतलब यही था कि उसे बुनियादी उसूल नहीं भूला था, बस जोश में होश खो बैठा था। दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हुए 2 अफराद में से एक तो उसकी गोलियों का निशाना बन गया, अलबत्ता दूसरे ने ट्रिगर दबाकर डीनू की छाती में सुराख खोल दिया था। इस हालत में भी डीनू की हरकत नहीं रुकी थी। उसकी राइफल ने दूसरा ब्रस्ट उगला और उसे मारने वाला भी चीखता हुआ नीचे गिर गया था। मैं बिजली की सी सूरत से डीनू की तरफ भागा। इस दौरान डीनू की टक्कर खाकर गिरे हुए दुश्मन ने उठकर डीनू को ठोकर रसीद करने की कोशिश की, मगर साइलेंसर लगा वॉल्थर P22 दूसरी गोली उगल चुका था। भागते हुए भी मैं दुश्मन के माथे को कामयाबी से दाग चुका था। इससे पहले कि मैं बाहर निकलता 2 अफराद ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर आए। दोनों ने हथियार पहले से ताने हुए थे। मैं मुंह के बल गिर गया। उनके हथियार एक साथ गरजे। गोलियां मेरे ऊपर से गुजरी। बिलाशुबा मैं बाल बाल बचा था, लेकिन दुश्मन की गोलियां रायगा नहीं गई थी। मेरे कानों में दीपक की जोरदार कराह पहुंची। यकीनन वो भी मेरी तकलीद में बाहर निकल रहा था। मैंने लेटे लेटे पिस्तौल सीधा किया। दोनों दुश्मन अगला ब्रस्ट फायर करने की हसरत लिए मुंह के बल गिर गए। डीनू की हालत देखकर मुझे नहीं लगता था कि उसे मदद की जरूरत थी। यकीनन उसके सांस पूरे हो चुके थे। वतन की हिफाजत की कसम खाने वाले के नसीब में वतन की मिट्टी नहीं लिखी थी। मैं पीछे मुड़ा। मेरे दूसरे साथी ने भी डीनू की तकलीद करना पसंद किया था। 2 छट्टे चेहरे से टकराकर उसे नाकाबिले शनाख्त बना चुके थे। एक साथ 6 गोलियों ने बेचारे को तड़पने का मौका भी न दिया था। मैं एक लम्हे को साकिन हुआ। मौजूदा सूरत हाल से निकलने को दिमाग के घोड़े दौड़ाए। यकीनन जान बचाने को हथियार डालना जरूरी हो गया था। इंडियन कमांडोज ने मकान को चारों तरफ से घेरा हुआ था और एक पिस्तौल के सहारे मैं तरबियत याफ्ता कमांडोज का घेरा तोड़कर भाग नहीं सकता था। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अचानक धमाका हुआ। मैंने फौरन खुद को नीचे गिराया, मगर इससे पहले मेरी दाईं रान में गर्म सीसा घुसकर दूसरी जानिब निकल गया था। गोली लगते वक्त दर्द या तकलीफ का एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसके बाद हर गुजरते लम्हे जख्म फोड़े की शक्ल इख्तियार करता जाता है। फायर करने वाले का एहसान था कि उसने खोपड़ी, गर्दन और पीठ की बजाय रान में गोली मारी थी।
शायद उसका इरादा मुझे जिंदा पकड़ने का था और अल्लाह पाक की मंशा के मुताबिक मेरे चंद सांस बाकी थे, वरना मेरा हशर अल्लाह डीनू और दीपक से मुख्तलिफ न होता। नीचे गिरते ही मैं फौरन सीधा हुआ। दुश्मन ने चौकन्ने अंदाज में राइफल तानी हुई थी। मेरे सीधे होते ही उसने राइफल हिलाकर मुझे धमकाने की कोशिश की, मगर उसके होंठों से धमकी निकलने से पहले मेरा पिस्तौल गोली उगल चुका था। मेरा उसे जिंदा पकड़ने का इरादा नहीं था कि खोपड़ी को निशाना न बनाता, और स्नाइपर इतने करीब से निशाना खता नहीं करता। गोली माथे में लगी थी। उसके नीचे गिरते ही मैं लम्हे के 20वें हिस्से में एक फैसले पर पहुंचा। वॉल्थर P22 का दस्ता मैंने दीपक के दाएं हाथ में पकड़ाया। बेड पर उसकी गडरी और लंबे बालों वाली विग पकड़ी। गडरी का अंदरूनी कपड़ा फाड़ कर मैंने सूरत से फोड़ा बनी रान पर कस कर लपेटा ताकि खून का इखराज रुक सके। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का पहला उसूल खून के बहाव को रोकना होता है। अक्सर जख्मी सिर्फ खून जाया होने से हलाक हो जाते हैं, वरना उनके जख्म बजाते खुद जानलेवा नहीं होते। दीपक के बालों की विग और गडरी बेड के नीचे फेंक कर खुद भी बेड के नीचे खिसक गया। मकान के बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें और एहतियात से अंदर घुसने की हिदायत गूंज रही थी। मरने वालों के कानों में वायरलेस सेट के हैंड फ्री लगे हुए थे, इसलिए वायरलेस की बुलंद आवाज नहीं उभर रही थी और अपने साथियों की खामोशी की वजह ही से वो अंदर घुसने में एहतियात बरत रहे थे। उनका मोहतातपन ही मुझे चंद लम्हों की मोहलत दे गया था और मैं बेड के नीचे घुस गया। गो ये जुआ ही था, मगर उस वक्त जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। डीनू जल्दबाजी और जोश में हालात को इस नहज तक ले आया था, वरना मैं गिरफ्तारी देने पर तैयार हो जाता। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी नजर में सिर्फ हम दो थे और 2 लाशें मिलने के बाद उन्हें तीसरे की तलाश की जरूरत बाकी नहीं होना चाहिए थी। खुशकिस्मती से जिन अफराद ने कमरे में 3 अफराद को देखा था वो तमाम हलाक हो चुके थे। बाहर वालों को ये मालूम नहीं था कि अंदर दुश्मनों की तादाद कितनी है। जो हमारे सूरत आशना थे उन्हें भी दीपक को देखकर कोई शक नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। उसके चेहरे को पहचानने और उस पर कुर्बान होने वाली निगाहें कहीं दूर पाकिस्तान में थी। वहां तो बस नफरत, हिकारत और नापसंदीदगी से देखने वाली आंखें थीं, जिनकी नजर में उसका वजूद धरती का बोझ था। यकीनन नफरत और मोहब्बत का ताल्लुक पहचान और वास्ते से है, सूरत और किरदार के तायुन से नहीं। कमांडोज के तरीक़ाकार में हमेशा ऐसे कमरे की तलाशी लेने को जिसमें दुश्मन की मौजूदगी यकीनी हो, दस्ती बम अंदर फेंक कर राइफल की चंद गोलियां फायर करते हैं ताकि कोई दस्ती बम को उठाकर वापस न फेंक दे। लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब दुश्मन के चौकन्ना होने का यकीन हो। हमें उन्होंने बेखबरी में छापने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो पाई थी, और अब वो दस्ती बम फेंकने की हालत में नहीं थे कि खुद उनके साथी अंदर मौजूद थे। गो साथियों की तरफ से खामोशी छा जाना साथियों के जाया होने को जाहिर करता है, मगर उनके बेहोश होने का इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और वो उसी उम्मीद पर दस्ती बम नहीं फेंक रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, तुम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो, जान बचाना है तो हथियार फेंक दो। औंधे मुंह लेटकर मैंने सर कालीन पर टेका हुआ था। भूरे रंग के कालीन पर खून की सुर्खी वाज़े नजर आ रही थी, लेकिन अंदाजा था कि मेरे खून को भी दीपक का खून समझा जा सकता था। दुश्मन ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया था। ड्राइंग रूम का दरवाजा ख्वाबगाह के दरवाजे से जरा तिरछा था। तभी दुश्मन का दाखिला मेरी नजर से ओझल रहा। चंद लम्हों बाद 2 पांव मेरी नजरों के सामने तुलू हुए और एकदम कमरे के सामने से गुजरकर दरवाजे के दाएं जानिब छुप गए। दरवाजे की बाईं जानिब किसी न किसी को मौजूद होना चाहिए था। लम्हा भर बाद वो धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। खबरदार, हाथ ऊपर, कोई हरकत नहीं, ऐसे फिक्रे बा आवाज़ बुलंद कहते हुए उन्होंने मुतवक्के दुश्मन पर रोप डाला। मगर अंदर उन्हें अपने साथी और दीपक की लाश के अलावा कुछ नहीं मिला था। 2 आदमी सूरत से गुस्ल खाने के दरवाजे तक गए, मगर नाकाम लौटे थे। वक्फे से 3 मुख्तलिफ आवाजों ने सब अच्छा पेश किया। क्लियर क्लियर क्लियर। मैं दम साथे लेटा रहा। 2 बूट मेरे चेहरे से 2-3 फुट की दूरी पर आकर रुके। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी, मगर खैरियत गुजरी और उसने नीचे झांकने से गुरेज किया। उनका सरगना वायरलेस सेट पर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा था। 2 घुसपैठिए हलाक कर दिए हैं, अपने 7 साथी शहीद हुए हैं। मुसलमानों की नकल में अब गैर मुस्लिम अक़वाम भी वतन की खातिर लड़कर मरने वालों को शहीद कहने लगे हैं। एक और आवाज उभरी, डस्टबिन में 2 मोबाइल पड़े हैं। सीनियर ने उन्हें खबरदार किया, करण चावला साहब यहीं आ रहे हैं, उनकी आमद तक लाशों से छेड़खानी नहीं होगी। एक आदमी रो देने वाले अंदाज में बोला, मारे गए, वो तो बहुत बेइज्जत करेंगे। वो आपस में गुफ्तगू करते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। करण चावला का नाम मैंने सुल्तान दादा के आदमी और फिर दीपक से भी सुना था,
यकीनन रॉ का खुसूसी कारिंदा था, जभी तो कमांडोज भी उसके नाम से घबरा रहे थे। ड्राइंग रूम से उनकी गुफ्तगू की आवाज गूंजती रही। दीपक और डीनू को कोसते हुए वो अपने मरने वाले साथियों पर इजहार अफसोस कर रहे थे। उसके साथ करण चावला के सवालों का जवाब तैयार कर रहे थे कि किस तरह 2 दहशतगर्द उनके 7 कमांडोज का काम तमाम कर गए थे। मेरी रान में शदीद दर्द हो रहा था। मेरी खुशकिस्मती थी कि गोली ने हड्डी नहीं तोड़ी थी और रान के किनारे के गोश्त को छेदती हुई बाहर भी निकल गई थी। पट्टी को छूने पर मुझे हल्की चिपचिपाहट महसूस हुई। खून हल्का हल्का रिस रहा था। मैं अजीब हालात में फंस गया था। अल्लाह डीनू की जुदाई को दिमाग अब तक हजम नहीं कर पाया था। उसके साथ रिश्ता नया सही, मगर वो एक मुखलिस और कारामद साथी था। दलेर, निडर और पहल करने वाला। दीपक अनजान सही मगर सच्चा खैरखा था। यकीनन उसकी वजह से हमें काफी सहूलतें मयस्सर होती, लेकिन शुमई किस्मत के ताल्लुकात के आगाज के साथ विछोड़े की सदा गूंज उठी थी। उनकी गुफ्तगू से बेनियाज मैं आगे का सोचने लगा। पहला मरहला तो जान बचाने का था। नामालूम करण चावला की आमद क्या गुल खिलाने वाली थी। मुमकिन था वो बेड के नीचे झांकने पर मुसिर होता, और ऐसा होने की सूरत मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। उसके बाद क्या होना था ये सोचने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। स्नाइपर जितना भी सख्त जान हो, एक हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, और इंडियन उकूबत खाने में फंसना किसी भी पाकिस्तानी जासूस की अखीर दर्जे की बदकिस्मती कहलाती है। इंडियन एजेंसियों के पास तशद्दुद के वो तरीके और हरबे हैं कि कदीम जमाने का गैर इंसानी तशद्दुद भी उसके सामने हेच नजर आता है। मगर कहते हैं पानी में घुसने वाले को गीला होने से नहीं डरना चाहिए। मैंने भी अंसारी साहब को हामी भरते वक्त बदतरीन हालात को मद्देनजर रखा था। दुश्मन मुल्क में घुसने वाला हर जासूस इस दिन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहता है। अचानक ड्राइंग रूम में हलचल मची। मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ। मालूम हुआ करण चावला पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद एक गंभीर आवाज मेरी समातों से टकराई। बोलने वाला पुरएतमाद और पुररोब लग रहा था। अपने 7 आदमियों की लाशें देखकर उसने इजहार बरहमी किया था, लेकिन उसकी दुरुस्ती में हौसला और मतानत छुपी थी। वो सरगना के मंसूबे में पेशावराना गलतियां और कमियां उजागर करने लगा। बोला, महासरे में आए 2 दहशतगर्दों से अपने 7 कमांडोज मरवा कर उन्हें हलाक कर देना नालायकी, कमजोरी और हद दर्जे की हिमाकत है। अगर लड़ने की सलाहियत नहीं थी तो दस्ती बम इस्तेमाल करते, आंसू गैस काम में लाते, रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते, मगर अपने आदमियों की बल्ली न देते। 7 आदमियों को मरवा कर तो कोई अनाड़ी भी 2 आदमियों को कत्ल कर सकते हैं। तुम कैसे कमांडो हो? अगर दुश्मन को जिंदा पकड़ा होता फिर भी कोई बहाना तो मौजूद होता कि उन्हें जिंदा पकड़ते हुए अपने आदमी खत्म हुए। उसने लम्हा भर को तौक़ुफ़ किया, तभी हमलावरों के सरगना ने सफाई देने के लिए मुंह खोला। सर, हम इन्हें गाफिल समझने की गलती कर बैठे, मगर वो जवाबी कार्रवाई को मुकम्मल तैयार थे। करण चावला बरहम हुआ। लच्चर बहानेबाजी से परहेज करो सूरज। क्या भारतीय कमांडो सिर्फ सोए हुए दुश्मनों पर ही कारी वार कर सकते हैं? अगर वो होशियार थे तो तुम भी नशे में नहीं थे। सूरज ने नदामत जाहिर की। सॉरी सर। करण चावला ने दुरुस्ती से कहा, मन करता है तुम्हारे बच जाने वाले साथियों को भी मरने वालों के पास भिजवा दूं। सूरज के पास जवाब खत्म हो गए थे। किसी और की भी आवाज नहीं उभरी थी। करण चावला का ओहदा मुझे मालूम नहीं था, मगर अंदाज से ऑफिसर लग रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद करण चावला की आवाज उभरी। लहजा बदला हुआ था। यकीनन उसने गुस्से पर काबू पा लिया था। बोला, ये 4 लाशें देखो, हर एक के सर में गोली मारी गई है। इसे कहते हैं पेशावराना महारत। वो लाशें देखता हुआ अंदर घुसा। इसके भी सर में गोली लगी है और ये इसका काम है। वो दीपक की लाश के साथ बैठ गया। इसने तुम्हारे कमांडोज पर खाली हाथ हमला किया। करण चावला ने डीनू की लाश की तरफ इशारा किया और इसने तेज रफ्तारी और दुरुस्ती से फायर करते हुए अपने साथी की मदद की, मगर समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे गोलियां लगी। करण चावला ने उम्दा तज्जिया करते हुए उलझन जाहिर की। मेरे दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई थी। करण चावला निहायत मंजा हुआ और शातिर दुश्मन लग रहा था। बैद नहीं था कि वो तीसरे दुश्मन की मौजूदगी का अंदाजा कर लेता, लेकिन इससे पहले कि मेरे अंदेशे हकीकत का रूप धारते, गैबी मदद आ पहुंची। एक बेवकूफ बोला, सर, इसे मैंने छलनी किया है। मैं संतोष के अकब में था। जो ही इसे गोली लगी मैंने फायर खोल दिया। दुश्मन के नीचे गिरते ही एहतियातन बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे और दुश्मनों की मौजूदगी का खदशा था। उसने शायद करण चावला से शाबाश चाहने की गरज से झूठ बोला था। करण चावला मोतरिज हुआ। इसके चेहरे पर 2 छट्टे लगे हैं, और एक राइफल से चलाए हुए 2 छट्टे एक शख्स को कैसे लग सकते हैं? उसूलन इसे पहले छट्टे के साथ गिर जाना चाहिए था। एक नई आवाज उभरी, मैं भी मोहन के साथ था सर, हमने इकट्ठे फायर किया था। करण चावला ने कहा, कमरों की मुकम्मल तलाशी ले ली थी? उसके बूट बेड के नजदीक आकर रुके। सूरज पुरजोश लहजे में बोला, जी सर, बारीक बीनी से देख चुके हैं। कूड़ा करकट की टोकरी से 2 मोबाइल मिले हैं।
इसकी जेब से भी 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। यकीनन उसने दीपक की तरफ इशारा किया था और कोई काबिल जिक्र चीज नहीं मिली। गुस्लखाने और ड्रेसिंग रूम की भी तलाशी ली थी। करण चावला पिस्तौलों को पहचान गया, बोला ये तीनों पिस्तौल हमारे आदमियों से छीने हुए हैं। सूरज ने पुरजोर अंदाज में तायद की, बिल्कुल सर। करण चावला ने कहा, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और कर्नल साहब के लिए तहरीरी रिपोर्ट तैयार कर दो। इख्तितामी हिदायत देते हुए उसके कदम वापसी को मुड़ गए। सूरज ने एड़ियां बजाकर कहा, जय हिंद, और करण चावला के गायब होते ही वो मोहन और उसके साथियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम दोनों ने गलत बयानी क्यों की? मोहन ने कहा, सोचा शायद चावला साहब की शाबाश सुनने को मिल जाए, मगर हसरत ही रही। किसी को सराहने में मौसूफ उतने ही कंजूस हैं जितने मोदी साहब फौजियों की तनख्वाह बढ़ाने में। सूरज ने मतून किया, तुम जानते नहीं चावला साहब कितने बारीक बीन और होशियार हैं। अगर झूठ पकड़ लेते तो कुत्तों वाली हो जाती। मोहन बेनियाजी से बोला, वो तो पहले ही हो चुकी है। सूरज ने तंबीह करते हुए कहा, बहरहाल आइंदा ख्याल रखना, फजूल की चालाकियां मुझे पसंद नहीं है। और अब अपने साथियों की लाशें उठाओ। तमाम इंतजामी उमूर में लग गए थे। घंटे भर में तमाम लाशें ले गए थे। इस दौरान मैं दम साधे लेटा रहा। जख्म में दर्द जैसे रच बस गया था। मुझे मुनासिब तिब्बी इमदाद की सख्त जरूरत थी, लेकिन ये अय्याशी फिल वक्त मेरी किस्मत में नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो मुझे कराहने और दर्द के इजहार की सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी। मैं दांत भींचे बेतहाशा तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश करता रहा। कमरा दुश्मनों के वजूद से खाली होने के बाद मैंने मोबाइल पर वक्त देखा। सुबह के 5 बज चुके थे। न जाने वो किसी को निगरानी पर मामूर कर गए थे या नहीं, इसकी तस्दीक करना आसान नहीं था। टांग जख्मी होने की वजह से मैं तेज रफ्तारी से हरकत नहीं कर सकता था और ऐसी हालत में महफूज कमीनगाह से निकलना किसी तौर मुनासिब नहीं था। जब तक मुझे खतरा टलने का यकीन न हो जाता, ख्वाबगाह से निकलना बेवकूफ़ी होती। दर्द मेरे लिए नया था, न तकलीफ अनजानी थी और न भूख प्यास या बेआरामी अछूती थी। मैं बेड के नीचे दुबका रहा। कमरे की रोशनी वो जलती छोड़ गए थे। घंटे डेढ़ के बाद सूरज की रोशनी भी महसूस होने लगी। गोली मेरी दाईं रान में लगी थी, मगर दर्द पूरी टांग में महसूस हो रहा था। गडरी सर के नीचे रख कर मैं चित लेट गया और गहरे सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। बैतुल खला में जाने की हाजत भी हो रही थी, लेकिन एहतियात तकाजे की राह में रुकावट बनी रही। दोपहर तक फितरी तकाजा बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं बेड के नीचे ही हाजत पूरी कर लेता, मगर इंसानी फुजले की बदबू किसी भी अंदर आने वाले को फौरन मुतवज्जे कर देती। मजबूरन मुझे बेड के नीचे से निकलने का खतरा मोल लेना पड़ा। मैं खिसक कर बाहर निकला। उठने की कोशिश पर मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। बेसाख्ता कराह तो जबरदस्ती होंठों से फिसल गई थी। जख्म में दर्द की टीसें उठने लगी। चंद लम्हे मैं टांग लंबी किए बैठा रहा और फिर बाईं टांग पर जोर देकर खड़ा हो गया। चलने को सहारे की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। दाईं टांग पर बिल्कुल जोर नहीं दे पा रहा था। जब 1 इंच भी आगे सरकने में नाकामी हुई तो दोनों हाथ जमीन पर टेक कर मैं झुके झुके खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। इंसान भी कितना बेबस, कमजोर और ज़ईफ है। जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और दावे इतने बुलंदोबांग के आसमान को छूले अकड़ जैसे पहाड़ उखेड़ फेंकेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ताकत और कुव्वत का मालिक तो बस एक ही है, जो हाथी को चिंटी से ज्यादा बेबस कर दे, शेर को कीचवा बना दे, सेहतमंद को अपाहिज और माजूर कर दे, शेजोर को कमजोर कर दे, और वो जो चाहे कर सकता है। यकीनन सारी बड़ाइयां, बुलंदियां, इज्जतें, ताकतें उसी जात के कब्ज़ाए कुदरत में है। खिड़की के पास पहुंचकर मैं दीवार के सहारे उठा। पर्दे लोहे के पाइप में पिरोए गए थे। पर्दे को खींचकर मैंने पाइप को पर्दे से बाहर निकाल लिया। जेब से छोटा चाकू निकालकर मैंने पर्दे से एक चौड़ी पट्टी काटी कि हरकत करने से जख्म से खून रिसने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि पूरे कमरे में खून के कतरे फैल जाएं। पट्टी रान पर लपेटी, पर्दे को तह देकर मैंने खिड़की के किनारे ही पर रखा और लोहे के पाइप के सहारे बैतुल खला की तरफ बढ़ गया। ख्वाबगाह का मुल्हिका गुस्ल खाना मेरे लिए नेमते गैर मुतरक्किबा साबित हुआ। ताज़ा दम होकर मैं बाहर निकल आया। थोड़ी बहुत हरकत करने से तकलीफ तो कम नहीं हुई थी, अलबत्ता दर्द बर्दाश्त करने की अहलियत बढ़ गई थी। सुबह से वहां किसी शख्स की आमद नहीं हुई थी और मुझे सख्त भूख महसूस हो रही थी। दिल किया वहां से निकल जाऊं, मगर स्नाइपर भूख के हाथों एक दिन में इतना बेबस नहीं हो जाता कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दे। मैंने रात होने का इंतजार करना जरूरी समझा कि अंधेरा काफी गलतियों को ढांप लेता है। कमरे का तनकीदी नजरों से जायजा लेकर मैं दोबारा बेड के नीचे घुस गया और अंधेरा छाने तक दर्द से लेटा रहा। कमरे की बत्ती रोशन थी, इस वजह से मुझे रात होने का अंदाजा मोबाइल फोन पर वक्त देखकर हुआ। इस तमाम दौरान कमरे में किसी की आमद न हुई, जिसकी वजह से मेरा इत्मीनान मजीद बढ़ गया था। तो
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।